स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जाएगा। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो मेरी वीडियो सीरीज चल रही है, प्रतिदिन आपके लिए 20 क्वेश्चन मैं सुबह लेके आता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है जुड़ जाइए हमसे। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं, एक दिन 20-20 क्वेश्चन करके ना जाने कितने क्वेश्चन आपके सामने जाएंगे और यही सब क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। मैं दावा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष का कोई भी क्वेश्चन इस श्रृंखला से बाहर जाने वाला नहीं है। हालांकि आप मुझसे जुड़िए और डेली वीडियो का लाभ लीजिए, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपके लिए जो कंटेंट बनाया हूँ उसे शुरू करता हूँ आज का सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीतापुर, बी है हरदोई, सी है सोनभद्र, डी है लखीमपुर खीरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लखीमपुर खीरी के बाद आता है सोनभद्र, सोनभद्र के बाद आता है हरदोई, हरदोई के बाद आता है सीतापुर, सीतापुर के बाद आता है प्रयागराज। क्या आता है? प्रयागराज। 5 सबसे बड़े ज़िले यही हैं। कौन कौन? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जब पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 6 नवंबर 1956, बी है 9 नवंबर 1956। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश में 1967 तक जो विधानसभा सदस्यों की संख्या थी वो थी 431। कितनी थी? 431, ठीक है। 1967 तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 431 थी और उत्तराखंड बनने के पहले 431 के बाद कितना हुआ? 426 हुआ। 425 प्लस 1 मतलब 425 निर्वाचित और एक जो है आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, ठीक है। 426 1967 के बाद हुआ और ठीक है इसी तरीके से बढ़ता गया। और इस समय जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। कितनी है? 404। 403 निर्वाचित और एक आंग्ल भारतीय, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहा होगा। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन। अगला है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? जो आरक्षित किए गए हैं एससी और एसटी के लिए उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 86, जिसमें 84 एससी के लिए, 84 एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 जो है एसटी के लिए आरक्षित सीट है। कितनी है? 2 एसटी के लिए आरक्षित सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 86 आरक्षित सीट विधानसभा की है, जिसमें 84 एससी कैंडिडेट के लिए, 2 जो है एसटी कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश से सटे नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वह कौन सा जिला है, मतलब वह कौन सा देश है? तो वह है नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश साझा करता है। वो कितने किलोमीटर की सीमा है? तो वह सीमा जो है 579 किलोमीटर की है। कितनी है? 579 किलोमीटर की, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और नेपाल से सटे हुए कितने ज़िले हैं? तो 7 ज़िले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मानचित्र का जरूर आप अध्ययन करिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन सीरीज बना रहे हैं या उत्तर प्रदेश स्पेशल का गहन अध्ययन कर रहे हैं तो आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप होना चाहिए। और उससे जो है आप कौन सा, जैसे आप नेपाल से सटे हुए ज़िले देख रहे हैं तो आप पीलीभीत से लेकर के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, महाराजगंज, ये सभी क्षेत्र देखते हुए चलिए। कितने ज़िले, वो 7 ज़िले कौन से हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा है। तो जब आप उत्तर प्रदेश के मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक नीचे वाला एक पोर्शन है, ऐसे एक लटका हुआ है, वो जिला जो है ललितपुर है। ललितपुर जो है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। अगर बात की जाए ललितपुर की, तो ललितपुर ही एक ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। उम्मीद करूँगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो अगला अगला क्वेश्चन है, बलिया में स्थापित अस्थाई सरकार का नेतृत्व किसने किया था। अब बात करें अस्थाई सरकार की, तो ये स्थापना इसकी कब हुई थी, तो देखिए जब 7-8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूरे भारत देश में होती है, तो 10 अगस्त 1942 ईस्वी को 10 अगस्त 1942 ईस्वी को बलिया के एक व्यक्ति, चिंटू पांडे नाम था उनका, क्या नाम था, चिंटू पांडे। चिंटू पांडे के नेतृत्व में बलिया के 10 पुलिस थानों को कब्जा करके वहाँ पर एक अस्थाई सरकार की स्थापना कर दी गई थी, जिसे जो है बहुत जल्द ही अंग्रेज़ों ने दमनकारी नीति से दमन कर लिया था। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रयास तो ज़रूर किए थे ये लोग अस्थाई सरकार बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए तो समानांतर सरकार भी इसे कहते हैं, अस्थाई सरकार भी कहते हैं। तो बलिया में स्थापित अस्थाई सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो चिंटू पांडे ने किया था। कब किया था, 10 अगस्त 1942 ईस्वी को। किसके परिप्रेक्ष्य में किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ऐसी घटना घटित हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो रूमी दरवाज़ा की बात की जाए तो अगर आप लखनऊ से संबंध रखते होंगे या कहीं से भी संबंध रखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल अगर पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको पूछे जाएंगे। तो रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ में एक स्थान है रूमी दरवाज़ा, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में, बी है वाराणसी में, सी है लखनऊ में, डी है मगहर में। तो कबीर पंथियों का जो पवित्र तीर्थस्थल है, कुछ लोग तो मानेंगे भैया वाराणसी में, क्योंकि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। लेकिन नहीं, कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। अगर बात की जाए मगहर की, तो मगहर कहाँ पर है, तो मगहर जो है संत कबीर नगर एक ज़िला है, वहाँ पर है। कहाँ पर है, संत कबीर नगर में मगहर है। ठीक है, संत कबीर नगर में मगहर जिला है, वहीं पर जो है कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है, क्योंकि मगहर में ही कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को जरूर आप पढ़िएगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हों, ऐसे विशेष व्यक्ति जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में या भारत के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हो और उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, तो उत्तर प्रदेश विशेष में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, उनसे भी 2-1 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई। तो वुमेन पावर लाइन जो 1090 योजना हुई, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 नवंबर 2012 ईस्वी को। 15 नवंबर 2012 ईस्वी को उस समय जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का शासनकाल था और उसी शासनकाल में वुमेन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे वुमेन पावर लाइन क्या है, 1090 पर अगर कोई महिला प्रताड़ित हो रही है या उसी महिला के द्वारा या किसी अन्य महिला के द्वारा 1090 पर कॉल करिए तो तुरंत ही केस दर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो केस दर्ज हो जाएगा, उसकी जांच होगी, यही है वुमेन पावर लाइन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है विधान परिषद अध्यक्ष, बी है मुख्यमंत्री, सी है विधानसभा अध्यक्ष, डी है राज्यपाल। तो पहले आप बताइए कि पूरे भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो आपका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, जिस तरीके से केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी तरीके से प्रदेश सरकार में राज्यपाल की भूमिका होती है। तो अगर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। कौन होगा, राज्यपाल होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं अनुच्छेद से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए है 55, बी है 168, सी है 64, डी है 164। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है अनुच्छेद 164।
अनुच्छेद 164 में यह शक्ति दी गई है राज्यपाल को कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, याद रखिएगा इसे, महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मैं एक दो जो है सरल क्वेश्चन भी कलेक्शन इसमें कर लेता हूं, जिससे जो है आपकी जानकारी थोड़ा विस्तृत होती रहे और छोटी बातों को भी आप जानकारी में रखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, भ्रम की स्थिति न पैदा होने पाए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है सारस है। क्या है? सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। इसे क्रॉन्च भी, मतलब क्रॉन्च भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रॉन्च, सारस या क्रॉन्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मुरादाबाद, बी है सहारनपुर, सी है अलीगढ़, डी है आजमगढ़। तो जिसका राइट आंसर है वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। ठीक है, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। जितने भी, जैसे मान लीजिए जितने भी जो है विकसित नगर हैं उसमें नगर निगम जरूर होगा। मुरादाबाद, सहारनपुर और अलीगढ़ जो है विकसित नगर है, अर्थात यहाँ पर नगर निगम होगा। आजमगढ़ पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, पूर्वांचल का एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है नगर निगम की स्थापना नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल संबंधी निम्न में से कौन सही का चुनाव करिए। ठीक है, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित ऑप्शन नंबर ए है, वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। यह जो है, देखिए, यह जो है राज्यपाल के योग्यता की सूची जब आप पढ़ेंगे तो यह नहीं लिखा गया है वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यही लिखा गया है उसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह जन्म से न हो तो कुछ दिन बाद अगर भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुका है तो वह राज्यपाल बन सकता है। पहला क्वेश्चन, पहला जो लिखा गया है लाइन वह गलत है। दूसरे पर चलते हैं, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह तो सही है, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, यह गलत है। उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता नहीं होनी चाहिए, उसे योग्यता होनी चाहिए किसकी? विधानसभा के या विधानसभा के किसी भी सदन के, चाहे विधायिका के किसी भी सदन, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, इसकी सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, ना कि लोकसभा अथवा राज्यसभा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। चौथे पर चलते हैं, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, एक राज्यपाल जो है 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है, इसमें दो ऑप्शन सही है। दूसरा सही है, उसकी आयु 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। चौथा भी सही है, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इसके 2 ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 1991, सी है 1993, डी है 1994। तो इसका राइट आंसर है 1993। 1993 में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1993 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? SC/ST अत्याचार अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर ए है 1990, बी है 1988, सी है 1988, डी है 1987। तो इसका राइट आंसर है वो है 1990 में। अगर बात की जाए अधिनियम की, अधिनियम तो बना था 1990 में। अगर बात की जाए कि यह सदन में कब रखा गया था, तो रखा गया था 1989 में। 1989 में ही यह सदन में रखा गया था, सदन में प्रस्ताव रखा गया था इसका SC/ST अत्याचार अधिनियम का। लेकिन इसे पारित कब किया गया था? तो 1990 में पारित किया गया था। ठीक है, तो SC/ST अत्याचार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1990 में यह कानून बन गया था। ठीक है, इसे SC/ST एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है कहीं न कभी किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं, जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा समझिएगा कि ये मेरे अपने क्वेश्चन नहीं होते हैं, कहीं न कहीं से मैं आपको देता हूँ ये सभी क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो है गाजीपुर। कौन है? गाजीपुर। गाजीपुर में जो है अफीम की खेती होती, कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम की खेती होती है। अगर बात की जाए गाजीपुर की, तो गाजीपुर को जो है काशी का बहन कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी के बगल में ही गाजीपुर स्थित है। इसे जो है काशी का बहन भी कहा जाता है। गाजीपुर में अगर बात की जाए, गाजीपुर में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र भी स्थित है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। तो अफीम की खेती कहाँ पर होती है? तो गाजीपुर में होती है। अगर बात की जाए गाजीपुर की, तो गाजीपुर को काशी का बहन भी कहा जाता है। उम्मीद करेंगे कि यही 20 क्वेश्चन थे आपके सामने मैंने जो डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी तो बढ़ ही रही है। इससे आपकी परीक्षा क्रैक करने की आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगी, साहस उत्पन्न होगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता उत्पन्न होगी। आप समर्थ बनेंगे परीक्षा को क्रैक करने के लिए। आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जो कॉन्फिडेंस आपको परीक्षा क्रैक करवाएगा और मेरिट में स्थान दिलाएगा। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, जानकारी के साथ साथ परीक्षा के क्वेश्चनों को भी टारगेट करते हुए चलें। आपकी जानकारी बढ़े तो बढ़े, लेकिन आप परीक्षा क्रैक करने वाली रणनीति से भी आगे बढ़े, क्योंकि आज के समाज में उसी का स्थान बनता है कि जो है किसी गवर्नमेंट जॉब पर हो। ठीक है, आपकी पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब कोई आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे प्रतियोगी छात्रों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।